हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएजी क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग इकोनोमेट्रिक्स का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर। वैसे आपने मेरी इकोनोमेट्रिक्स की वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा है, लाइक किया है, नॉट इन इंडिया बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एंड काफ़ी स्टूडेंट चाहते हैं कि बहुत सारे इकोनोमेट्रिक्स के फंडों को मैं अपने तरीके से समझाऊं, सो दैट काफ़ी बच्चे उसको किताबी भाषा ना पढ़ के इंजॉय करके पढ़ें। ठीक है, आज शुरू करते हैं आज की क्लास का टॉपिक एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो मेरे लिए आप सारे के सारे प्लीज हेडिंग डाल लीजिए, एडजस्टेड आर स्क्वायर। ओके, इन शॉर्ट आर बार स्क्वायर। ठीक है भाई, किताबी डेफिनेशन होती है, ये होता है, ये होता है, वो ठीक है। बट बिफोर मूविंग टू दिस एडजस्टेड आर स्क्वायर और कॉल्ड आर बार स्क्वायर, मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाना चाहता हूं पहले, इससे हटके कुछ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स। उसके बाद देखो तुम्हें कंसेप्ट कितना बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चैलेंज है मेरा। देखिए, मान लीजिए मैंने ना एक स्कूल के 2 सेक्शन लिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है जी, सेक्शन ए वाले बच्चों को मैंने वेरिएबल दे दिया एक्स आई और सेक्शन बी वालों को दे दिया वाई आई। आई वॉन्ट टू कंपेयर दीज 2 सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरिएबिलिटी और आई कैन से वेरियंस। ओके, सो लेट अस सपोज एक्स आई में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों का डेटा मैंने लिया, मार्क्स लिए। सपोज करो मार्क्स के वेरिएबिलिटी में डिस्कस करने वाला हूं, कोई यूनिट टेस्ट हुआ था या कुछ भी हुआ था। 2 3 4 5 6 7। आसपास के डिस्टर्बेंस हटा दीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं। देखो, ओके, अब वेरिएबिलिटी 7 ही है ना यार, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी निकालने के लिए सबको पता है व्हाट वी नीड, हम लोग यहां पे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालेंगे, टोटल करेंगे। यहां पे वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर निकालेंगे, टोटल करेंगे। ओके, फेयर एनफ, स्क्वायर। ओके, तो जब टोटल करेगी तो दिस विल बी समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड दिस विल बी समीशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। समझना ध्यान से गाइस, मजा आ जाएगा कसम से। आप देखिए, अब अगर मुझे इनकी वेरिएबिलिटी निकालनी है तो कायदे से पहले वाले सेक्शन के बच्चों के जो सैंपल वेरिएंस आएगा वो आएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में जो भी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और एस स्क्वायर वाई आएगा समीशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन में जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, क्लियर है सबको अच्छे से? एक जगह आ गया स्क्वायर एक्स, एक जगह आ गया स्क्वायर वाई। अब मेरी बात सुनो, यहां भी 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन है। ऐसे सिनेरियो में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। इतना तो सारे जानते हो। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने इकोनोमेट्रिक्स को छुआ भी नहीं है नहीं, जिनको इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी हुई है, आधी अधूरी पूरी जितनी भी, और जिसने पूरी इकोट्रिक्स भी जिसको आती है, इकोनोमेट्रिक्स आती है, उसे लगता है माई इकोट्रिक्स इज परफेक्ट। प्लीज इस वीडियो को देखो, शायद आपको कुछ नया जानने का मौका मिले, या शायद आप मेरे उसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहो। ओके, काफ़ी टीचर्स देख रहे हो, काफ़ी सीनियर टीचर देख रहे हो, पीएचडी, डॉक्टर, जिस भी टाइप के लोग जो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ चुके हैं, ओके, जिस भी जोन के, कुछ मेरे ही पुराने स्टूडेंट्स देख रहे हो जो पास आउट होने के बाद अच्छी अच्छी कंपनीज में, चाहे कहीं भी दे आर वर्किंग। ओके, चाहे आरबीआई में काम कर रहे हो, नीति आयोग में काम कर रहे हो, आईएमएफ में काम कर रहे हो, वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हो, लंदन में एलएससी, कहीं भी कुछ कर रहे हो। सब देखो। अगर मैं इनको कंपेयर करने लगा तो कंपेयर करने के लिए ऑब्वियसली वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा किसकी कम आएगी वो कंपैरिजन करना है। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर सेम, अगर वेरिएबिलिटी कंपेयर करनी है तो व्हाई शुड आई फाइंड द वेरिएंस? मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो ये 100 आया और ये 120 आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है 6, तो यहां पे 100 डिवाइड होगा बेटा 6 से, और यहां पे 120 डिवाइड होगा 6 से। सी, आई वॉन्ट टू कंपेयर लाइक विच सेक्शन हैज अ ग्रेट, मतलब लाइक हाइएस्ट या ग्रेटेस्ट वेरिएबिलिटी अमंग देयर मार्क्स, मतलब वेरिएबिलिटी कहां ज्यादा आ रही है, सेक्शन ए वाले बच्चों के मार्क्स में, सेक्शन बी वाले बच्चों के मार्क्स में।
सो अगर ये 100 हो गया और ये गाइस 120 हो गया और मैंने दोनों को 6 से डिवाइड किया और 6 से डिवाइड करने के बाद मुझे पता लगेगा किसका ज्यादा आ रहा है किसका कम आ रहा है। अगर दोनों में ऑब्जर्वेशन सेम है तो वाई टू डिवाइड, ऑटोमेटिकली पता लग रहा है इसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा आएगी। डिवाइड करके भी देख लो, ये आ जाएगा 20 और ये मतलब लाइक 20 से कम आएगा, तो वेरिएबिलिटी इसी की ज्यादा आएगी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी है, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस are same between two or more set of data, and if you want to compare them on the basis of their variability, on the basis of their average, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप टोटल से भी कंपेयर कर सकते हो। समझ में आई बात सबको अच्छे से? वेरी गुड। मतलब मैं तुम लोगों की अंतरात्मा की बात जानने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, सो ये तो बात हो गई इतने बेसिक्स एग्जाम्पल की। अब मैं मूव कर रहा हूं एडजस्टेड आर स्क्वायर पे आऊंगा, बट उससे पहले मैं आऊंगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा आर स्क्वायर। क्या बोलते हैं? आर स्क्वायर, जो कि क्या होता है गाइस? जो कि होता है ESS अपॉन TSS। ये फॉर्मूला होता है, शायद जानते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है? अगर आपके पास मॉडल y ऑन x है या y ऑन x2 एंड x3i है, मतलब चाहे सिंपल लीनियर हो या मल्टीपल लीनियर हो, जैसा भी मॉडल हो, तो बेसिकली आर स्क्वायर की मीनिंग होता है परसेंटेज वेरिएशन इन yi ड्यू टू रिग्रेशन मॉडल। अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव से बात करूं तो लिख सकता हूं ड्यू टू xi, क्योंकि ये रिग्रेशन मॉडल्स xi को लेके बना है। अगर इसकी बात करो तो बोल सकता हूं ड्यू टू x2 एंड x3 या x2i एंड x3i। इतनी बेसिक परिभाषा सारे के सारे आर स्क्वायर की जानते हो? वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, आर स्क्वायर को लेके एक स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनेंगे एवरीवन। आप लोगों के पास मान लीजिए एक मॉडल ये है, ये x2i ले रहा हूं मैं, ठीक है, एंड इस वाले मॉडल में मैंने लिया कुछ इस तरीके का मॉडल, ठीक है। आई वॉन्ट टू कंपेयर दीज टू मॉडल। सपोज करो ये मॉडल 1 है और ये मॉडल 2 है, तो इसके आर स्क्वायर को आर स्क्वायर 1 बोल दिया। अच्छा, आर स्क्वायर जो निकल रहा है ना बेटा, वो SRF का निकलता है, SRF को लेकर निकलता है, ध्यान रखना। और ये आर स्क्वायर 2, तो ये बड़ा होगा हमेशा। एक लाइन होती है, आप लिख लीजिए, हायर द नंबर ऑफ रेलेवेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इंक्रीजेस द आर स्क्वायर। जितना आप मॉडल के अंदर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऐड करते जाएंगे, आपका आर स्क्वायर बढ़ता जाएगा। कितनी अच्छी बात है। तो सिंपल लीनियर पढ़ाई क्यों? मल्टीपल ही पढ़ते क्यों? एक वेरिएबल डालते हो, x 4-5 डाल दो, तब बनाओ मॉडल, मजा आएगा, आर स्क्वायर बढ़ेगा। आर स्क्वायर की मीनिंग क्या होता है कि yi के वेरिएशन को जितना रिग्रेशन मॉडल सबसे ज्यादा और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। आप लोग ना गुजराती, वुडरेज और भी जितनी भी रीडिंग्स अलग अलग नाम की फॉलो करते हो, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना, ये उसमें मुझे नहीं पता किस तरीके से लिखी हैं और लिखी भी हैं नहीं लिखी हैं, इसलिए आप मेरी बात को ना ध्यान से सुनो। और किताबें भी इंसान ने बनाई हैं, कोई ऐसा नहीं भगवान ने लिख के दे दी किताबें हमें, ठीक है। हम ही लोगों ने बुक्स लिखी हैं और बुक्स रिवाइज भी हम ही लोग करते हैं, उसमें अमेंडमेंट भी और 10 तरह की चीज़ें हम लेकर आते हैं, ओके। तो कुछ अपनी इनोवेशन करने की सोचा करो, ठीक है। और जो कि मैं हमेशा पढ़ाते हुए इकोनोमेट्रिक्स सोचता हूँ कि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूँ, और बेस्ट से ज़्यादा पता क्या होता है, आसान एक्सप्लेनेशन दूँ, जिससे आपके दिमाग में बस जाए बात। सुनना ध्यान से। तो आपने वो लाइन लिख ली, जितने ज्यादा रेलेवेंट वर्ड जरूर लिखना, वरना कुछ किताबों लिखते हैं हायर द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हायर विल बी द आर स्क्वायर। ऐसे तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कितने सारे डाल दो भाई, वो एक्सप्लेन भी तो करनी चाहिए ना मॉडल को, तभी तो उनका नाम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। तो रेलेवेंट वर्ड जरूर लिखा करो, ओके। तो ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या, हमेशा मॉडल ऐसा बनाओ वाई टू मेक द मॉडल लाइक दिस?
मान लो अगर इसमें 90% है और इसमें आर स्क्वायर 90.000001% है, तो तभी भी क्या ये मॉडल अच्छा है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लाने से आर स्क्वायर पे इतना मेजर इफेक्ट पड़ा है क्या? कॉस्ट बढ़ गई, एफर्ट बढ़ गई, टाइम बढ़ गया, इसके स्टैंडर्ड एरर, इतना कुछ निकालने के लिए इट्स बेटर है इसके साथ ही चलो। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए आर स्क्वायर का जो कंसेप्ट होता है ना, वो ये नहीं बता पाता कि कम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वाला मॉडल अच्छा है या ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वाला वेरिएबल मॉडल, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वाला मॉडल अच्छा है, बिकॉज वो हमेशा ज्यादा वाले को ज्यादा आर स्क्वायर देता है। ओवरऑल मतलब यह है कि आर स्क्वायर डज नॉट इनकॉर्पोरेट द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, या ऐसे बोलो, आर स्क्वायर डज नॉट इनकॉर्पोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन देयर फॉर्मूला। आर स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट को अपने फॉर्मूला में एडजस्ट ही नहीं करता। कहता है आने तो जितने भाई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बढ़ेंगे तो याद करो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी तो फर्क पड़ेगा, चाहे वो n-k वाली हो या k-1 वाली हो। इसीलिए कहते हैं whenever we want to compare between two or more model, whenever we want to compare between two or more model with different number of explanatory variable, then we do not use R square. We use the concept of adjusted R square. ठीक है? अगर मैं adjusted R square या R bar square की बात करूं बेटा, पहले R square की बात करते हैं। R square होता है का फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस RSS अपॉन में TSS। बोलिए, वही बात हो गई। ये तो सम ऑफ वेरिएशन कंसीडर कर रहा है सिर्फ। RSS भी एक तरीके से टोटल ऑफ, याद करो ना, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम ली इसने? ली नहीं ली ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने की जरूरत क्या है, टोटल से कंपेयर कर लिया। अभी आपने एक एग्जांपल दिया था ना सेक्शन ए और सेक्शन बी का, ध्यान से देखो। जो मैंने सेक्शन ए और बी का एग्जांपल दिया था, मैंने 7 बच्चे यहां लिए थे, 7 बच्चे यहां लिए। मान लो अगर इस 7 की जगह 5 बच्चे होते और ये टोटल 120 आता और ये टोटल लेट अस सपोज 110 आता, तो मैं बोलता वेरिएबिलिटी ज्यादा कहां है? तो अब मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, बिकॉज ये 7 का वेरिएशन है और ये 5 वाले का वेरिएशन है। तब मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको 6 से और इसे 4 से डिवाइड करना पड़ता, देन कंपेयर करते। तो आप लोगों के पास टोटल को लेके कंपेयर कब करना चाहिए? टोटल को लेके कंपेयर कब करना चाहिए? जब डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों में एक जैसी होगी। आप खुद बताओ मुझे, अगर ये β2 x2 आया और यहां पे β4 सम x4 आई होता, तो यहां पे भी 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और यहां पे भी 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सही है। बट गाइस अगर मैं, ध्यान से सुनना, सॉरी मैं इधर आ जाऊं, अगर मैं आर स्क्वायर से इसे कंपेयर करना चाहूं, आर स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसेप्ट नहीं करता, तो आर स्क्वायर को ऐसे सोचो कि जो मैंने तुम्हें सेक्शंस वाला एग्जांपल दिया था ना, जो टोटल सेम आ रहे थे ना, आर स्क्वायर उसका काम कर रहा है एक तरीके से। तो जो टोटल एक जैसे थे और उनमें ऑब्जर्वेशन भी एक जैसी थी, तो टोटल से कंपेयर कर लिया। बट अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट को लेके चलूं यहां पे, तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? n-2 और 2-1, और यहां क्या है? n-3 और 3-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग, तो आर स्क्वायर कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आगे बात सबको अच्छे से? आर स्क्वायर को लेके 2 या 2 से ज्यादा मॉडल को तब कंपेयर करना है जब दोनों में डिग्री ऑफ फ्रीडम एक जैसी होगी। जब दोनों में डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है तो आर स्क्वायर से कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज आर स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट को लेता ही नहीं है, वो सिर्फ सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर देता, बस खत्म। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ आर बार स्क्वायर, जो कि कहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट को भी अगर सम ऑफ स्क्वायर को उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी डिवाइड कर दिया जाए, उसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आर स्क्वायर नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? आर बार स्क्वायर। इसीलिए आर बार स्क्वायर यूज करते हैं। आप समझ गए बेटा? दोनों सेक्शन में जब 7 और 7 बच्चे थे तो टोटल कंपेयर कर सकते हैं, काइंड ऑफ आर स्क्वायर सोच लो। जब एक में 7 और एक में 5 हो गए तो टोटल कंपेयर नहीं कर सकते, डिवाइड करना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो आर बार स्क्वायर सोच लो। थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना। हाँ, सो मैं अगर इसमें कुछ लाइन बताऊं, पॉइंट्स बताऊं, पॉइंट नंबर 1, व्हेन 2 or more variable
have same number of explanatory variable, then they all will be compare on the basis of R square. Point number 2, when two or more model have different number of explanatory variable, then they all will be compare on the basis of R bar. अच्छा, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक जैसे हो जरूरी नहीं है, अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। एक मॉडल आया डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, एक मॉडल आया डिमांड डिपेंड्स अपॉन इनकम। दोनों में एक एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अलग अलग है, आर स्क्वायर से कंपेयर कर। एक में आया फंबल हो गया, डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, एंड अगले में आया डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस एंड इनकम। डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, एक में एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है प्राइस, और इसमें दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है प्राइस और इनकम। देन आर स्क्वायर से कंपेयर नहीं होंगे, आज के टॉपिक से कंपेयर होंगे आर बार स्क्वायर से। और इन दोनों में एक चीज कॉमन आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इन दोनों के लिए कॉमन ये अज्यूम है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, एन इज सेम फॉर ऑल मॉडल्स, मतलब जो दो और दो मॉडल्स हैं, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन दी सेम फॉर्म। मैं बताऊं मतलब क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ये मॉडल था ना आपके पास, ये मान लो दोनों को कंपेयर करना है, और एक मॉडल ये है y ऑन x2i और एक है y ऑन x3i, इसमें भी एक एक, तो ये तो आर स्क्वायर से कंपेयर हो जाएंगे और ये आर बार स्क्वायर से कंपेयर होंगे। बट इन दोनों में जो इसका n होगा वही इसका n होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होनी चाहिए हेयर ऑल्सो, और डिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू बी द सेम फॉर्म, कि अगर यहां पे y ऑन समथिंग है तो यहां पे भी y होना चाहिए। ऐसा नहीं है y ऑन x2i है तो यहां log y ऑन x2i x3i हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आपके पास दो या दो से ज्यादा मॉडल कंपेयर करने के लिए आप लोगों के पास एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी सेम फॉर्म में होना चाहिए। ध्यान रखेंगे सारे के सारे बच्चे। ये पॉइंट इतना ज्यादा डिस्कस होता नहीं है फिलहाल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ज्यादा फोकस होता है। सो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखेंगे, व्हेनेवर वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल in two or more model, then the two model always be compared on the basis of r bar square। अच्छा, r bar square जो भी टर्म आएगी, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन भी r स्क्वायर जैसी होगी? बिल्कुल। अगर r bar square 10% आता है तो उसको भी ऐसे बोलेंगे, परसेंटेज वेरिएशन इन y ड्यू टू रिग्रेशन मॉडल। एक्सप्लेनेशन इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है बच्चों। उसके बाद ओके, चलिए इधर देखेंगे सारे स्टूडेंट। आर बार स्क्वायर आ चुका है, इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट किया जाए तो आर एस एस, इसको लिख सकते हैं n-1 अपॉन n-k, एंड ये हो गया आर एस एस बाई टी एस एस। ठीक है गाइस, n-1 अपॉन में n-k, आर एस एस बाई टी एस एस को लिख सकता हूँ 1 माइनस आर स्क्वायर, तो आर बार स्क्वायर आर स्क्वायर से इस तरीके से निकल सकता है, ठीक है ना। तो आर बार स्क्वायर का कंसेप्ट का भी यूज करना है व्हेन टू और मोर मॉडल विद डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और मान लो एक मॉडल है y ऑन x2i तुम्हें दे रखा है, ऐसी छोटा सा एक एग्जांपल। कोई बोलता है भाई y ऑन x2i ठीक है या y ऑन x2i एंड x3i ठीक है, तो ये मॉडल का आर स्क्वायर आपको निकला हुआ दे रखा है, बट इसका कुछ नहीं दे रखा। तो आपको ये बोलना है कि ये वाला मॉडल तब ठीक होगा जब इस मॉडल का जो आर बार स्क्वायर आएगा वो इस वाले मॉडल के आर बार स्क्वायर से बड़ा होगा। अच्छा, आर बार स्क्वायर या आर स्क्वायर बड़ा होना मॉडल के लिए अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा वेरिएशन एक्सप्लेन हो रहा है।
बट आर स्क्वायर मॉडल के लिए बड़ा होना तभी अच्छी बात है जब कंपैरिजन में दोनों में सेम नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो। क्लियर है? चलिए, अच्छा इसके बाद एक ये कुछ बातें बोली जाती हैं आर बार स्क्वायर और आर स्क्वायर को लेके, दैट आर स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर बार स्क्वायर। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ओके पहले मैं आर बार स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, दिस। ओके सो पॉइंट नंबर 1, मान लो अगर आर स्क्वायर 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो आर बार स्क्वायर भी 1 आएगा, इक्वल आ गए। 1 आने का मतलब परफेक्ट मॉडल, जो सोचा वैसा ही हुआ। 100% वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय रिग्रेशन मॉडल, 100% वेरिएशन इन वाई आई एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन मॉडल। सेकेंड है, अगर आर स्क्वायर 0 है दोस्तों तो आर बार स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। ओके ये कटा, माइनस कॉमन लेंगे, दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो आर बार स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब? जब आर स्क्वायर 0। बड़ा वेग सा लग रहा है, स्क्वायर की टर्म नेगेटिव आ रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आर बार स्क्वायर नेगेटिव आता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप बोलोगे कि वो वाई आई के वेरिएशन को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, यानी 0% एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे अगर किसी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसे आप 0 ही काउंट करोगे एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैथमेटिकली पूछता है क्या आर बार स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, तो योर आंसर इज यस। ओके लास्ट पॉइंट आप देखोगे गाइस, देखो n-1 अपॉन n-k, सारे अग्री करेंगे एक से बड़ा होता है ना। k जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो आई होप सबको क्लियर होगा। इसके बाद मैंने 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड। ओके फिर इस आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया और इस पूरे को उधर शिफ्ट कर दिया, तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर बार स्क्वायर, बड़ा होता है। ठीक है, इक्वल कब होगा? जब 1 होगा, अदरवाइज आर स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा आर बार स्क्वायर से। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों की मेरी आर स्क्वायर और आर बार स्क्वायर की कैलकुलेशन अच्छे से आपको समझ में आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा दैट आपको कितनी अच्छी लगी और कितनी बुरी भी लगी, वो भी लिखना, ताकि मुझे अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिले। इतना भी गलत नहीं था, ठीक ही करा मैंने। ठीक है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको प्लीज़। मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स, मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और भी जितनी मैथ स्टैट्स मेरे अंदर, मेरे खून में बसी हुई है, वो सब बहा दूंगा मैं यूट्यूब चैनल और बाकी सोशल मीडिया पे। ठीक, थैंक यू सो मच, नमस्ते बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।